नमस्कार, दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं साहिल जोशी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का फ्रेमवर्क अब सामने आ चुका है। दोनों देशों ने मिलकर तय कर लिया है कि आगे किस तरह से इस मसौदे को अमली जामा पहनाया जाए। इस डील को लेकर शुरू से ही दरअसल विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे थे और खास करके कृषि उत्पादों को लेकर। जब डील की घोषणा हुई थी तब भी और अब डील का अंतरिम फ्रेमवर्क आया है तब भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये डील नहीं, सरेंडर है। ये तो एक तरफा डील है, यानी सिर्फ अमेरिका को इससे फायदा है, भारत को इससे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ घाटा भारत को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी और सरकार की ओर से इस डील को ऐतिहासिक डील बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हमारे सारे पड़ोसी देशों से, एशिया के बाकी देशों से बेहतर डील सिर्फ और सिर्फ भारत को मिल रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्य। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज ही हम दंगल करेंगे और यही आपके सामने बैठे बिठाए सभी दावों को भारत की कसौटी पर कसेंगे कि क्या भारत के लिए सचमुच में फायदेमंद डील है या सचमुच में अमेरिका के सामने कुछ हद तक हमने 2 कदम पीछे हट गए। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस डील को लेकर यह रिपोर्ट देखें। भारत अमेरिका की ट्रेड का फ्रेमवर्क आ गया है। जिस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सवाल पे सवाल दाग रहा था, ट्रेड डील को ट्रैप डील कह रहा था, अब उसका अंतरिम मसौदा सामने है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पहली लाइन यहीं से शुरू होती है कि भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई कृषि खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या समाप्त कर देगा। फ्रेमवर्क में भारत की प्रतिबद्धता ये है कि भारत पशु आहार हेतु रेड सोरगम, ड्राई फ्रूट्स, ताजे व प्रोसेस्ड फल पर टैरिफ घटाएगा या तो खत्म कर देगा। इसके अलावा सोयाबीन तेल, मदिरा और स्पिरिट्स, अन्य कृषि उत्पादों पर भी या तो टैरिफ कम करेगा या समाप्त कर देगा। भारत की इन्हीं प्रतिबद्धताओं को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि ये डील नहीं, अमेरिका को भारतीय बाजार में दी गई ढील है। एक्शन तो वहां है, रिएक्शन तो यहाँ है, दबाव वहां से आ रहा है। और हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, गले लगाते हैं, हग करते हैं, माय फ्रेंड के तारीफ करते रहते हैं प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति ट्रंप वो तारीफ सुनते नहीं है, सिर्फ टैरिफ लगाते हैं। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है। और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। ट्रेड फ्रेमवर्क में अमेरिका की भी प्रतिबद्धताएं तय की गई हैं। अमेरिकी प्रतिबद्धताएं ये हैं कि अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर और फुटवेयर, प्लास्टिक और रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर और हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। मोदी सरकार इस डील को ऐतिहासिक बताकर पीठ ठोक रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी। इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि ये फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया को मजबूती देगा, किसानों, उद्यमियों, मछुआरों को नया अवसर देगा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी, महिलाओं, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो वस्तुओं की पूरी फेहरिस्त ही सार्वजनिक कर दी और दावा किया कि कृषि सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर्स को संरक्षण प्राप्त है। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है।
लेकिन विपक्षी दल सवालों की बौछार किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि जीरो का 18, आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि भारत का तेल मंत्री कौन है। डील बड़ी है, सवाल बड़े हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब के लिए करते हैं दंगल। तो भारत में तड़के जैसे ही एक साझा बयान जारी कर दिया गया अमेरिका और भारत के तरफ से, उसके बाद लगातार इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि कैसे भारत ने सरेंडर कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो सचमुच में क्या है? थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल, भारत के वाणिज्य मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या क्या चीजों में हमें फायदा होगा वो भी गिनवाया है। उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, निशा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगी, प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इंडिया टुडे ग्लोबल के संपादक, वो भी इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, रविंद्र सचदेव विदेशी मामलों के जानकार, और वीएम सिंह एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, कृषि उत्पादों के एक्सपर्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल दरअसल इस पैनल के सामने मैं रखना चाहता हूं और यही सवाल भारत में हर कोई पूछना चाह रहा है, क्योंकि फिलहाल जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं वो इंटरिम डिटेल्स माने जा रहे हैं और इससे पहले जो डिटेल्स आए तो वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा थी। तो कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन 3 सवाल मैं पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा है या अमेरिका को ज्यादा फायदा है? आमतौर पर कोई भी डील दोनों देशों के फायदेमंद होनी चाहिए ऐसा माना जाता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं तकरार चल रही है। दूसरा सवाल, क्या डील फ्रेमवर्क से कृषि उत्पादों पर जारी जो दुविधा है खास करके वो खत्म हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भले ही उन्हें निजी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन भारत के किसानों के हितों के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए यह सवाल उठता है। तीसरा सवाल, क्या डील के बाद रूस से तेल ना खरीदने के आरोप सही है? क्योंकि आंकड़े तो बताते हैं कि पिछले 6 महीने में रूस से खरीदारी करीब करीब खत्म होती जा रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। क्या अमेरिका का दबाव है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो आप ही की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि सरकार साफ शब्दों में कह रही है न भूतो न भविष्यति, ऐसा डील न हुआ है न होगा, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों से, उनसे तो बेहतर हमको मिल पाया है। तो उस कंपैरिजन में बेहतर है या भारत के लिए बेहतर है? आप कैसे कहेंगे इसको? देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में ये डील हो रही है साहिल जी। ये डील तब हो रही है जब भारत ने 8 एफटीए, जिसमें से इंडिया ईयू की एफटीए, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, वो किया है। उसके बाद हम और 11 एफटीए करने वाले हैं, और इस बीच में अमेरिका के साथ पहले अनाउंसमेंट होती है। अब एक फ्रेमवर्क सामने आया है और मार्च के लगभग बीच में हमारे पास पूरी ट्रेड डील आ जाएगी। परंतु क्या क्या हमको मिला है और क्या क्या विपक्ष के आरोप थे, मैं एक बार एक उसको बताना चाहता हूँ। पहला आरोप विपक्ष का ये था कि इस डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब मेरे सामने जो तथ्य आ चुके हैं और आपके सामने भी है, एग्रीकल्चर में बताना चाहता हूँ, और आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए। नो एंट्री फॉर स्टेपल एंड ग्रेन, मतलब राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, उसके लिए एंट्री नहीं। डेयरी प्रोडक्ट के लिए कोई उनके पास हमारे मार्केट में एंट्री नहीं। पोल्ट्री मतलब फिश, मच्छी, इस चीज में और मटन में एंट्री नहीं। वेजिटेबल्स चाहे फ्रोजन हो, कैंड हो, प्रिजर्व्ड हो, उसमें एंट्री नहीं। स्पाइसेस जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें उनको हमारी मार्केट में एंट्री नहीं। ज्यादातर फ्रूट्स जो पहले इन्होंने खोले हुए थे, थोड़े बहुत फ्रूट्स, वो छोड़ के ज्यादातर फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप हो गया, बेरी हो गया, उसमें एंट्री नहीं। उल्टा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और केवल एग्रीकल्चर ने, अभी तो फिश प्रोडक्ट भी जाएंगे, जैसे कि श्रिम्प और जो प्रॉन्स है, जिसपे 40-50% लगता था टैरिफ, अब वो 18% पे आ जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो 30 ट्रिलियन डॉलर की एक मार्केट हमारे एक्सपोर्टर्स और मेक इन इंडिया गुड्स को मिलने वाली है। कैसे? जो अगल बगल के देश है जिससे हमारी स्पर्धा चलती है मैन्युफैक्चरिंग में, उनके पास 20 से 40% का टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, जबकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स पर अब कम टैरिफ लगा है, जिसका मतलब कि अब 50% नहीं 18% लगेगा टेक्सटाइल पर, अपैरल पर, प्लास्टिक पर, रबर पर, फुटवेयर पर, डायमंड पर, मशीनरी पर, इनफैक्ट कुछ गुड्स पर जीरो भी लगेगा। अब कांग्रेस क्या कह रही थी कि हमने उनके लेकिन जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं शहजाद, जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन देशों के तरफ से उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी गुड्स पर भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है, जितना टैरिफ अमेरिका ने उन पर लगाया हुआ है, उतना ही टैरिफ उन देशों के तरफ से भी अमेरिका पर लगाया गया है। तो वो इक्वल है उसमें।
अगर 19% टैरिफ है तो उनके ऊपर भी 19% टैरिफ लगाया गया। तो साहिल जी, अगर हमारा एवरेज 18% है तो एवरेज अमेरिका के गुड्स पे भी 18% है, जहां पे वो हमारे लिए जीरो कर रहे हैं, जैसे कि जेम्स हो गया, जेनेरिक फार्मा हो गया, डायमंड हो गया, स्मार्टफोन हो गया। हम भी कुछ क्षेत्र में जहां पर हमें कोई नुकसान नहीं होता वहां पर हम जीरो करेंगे। तो यही तो चलता है, ये ट्रेड डील है, ये विश लिस्ट नहीं है। और ट्रेड डील में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हमारे पास है या जो हमारे यहाँ पर कंज्यूम होने से हमारे प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट नहीं होता, वहां पर हम उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत करते हैं। और जहां पर हमारे एक्सपोर्ट का इंसेंटिव देखना है, वहां पर हम वहां पे टैरिफ हाई रखते हैं। यही तो ट्रेड डील होता है। परंतु मैं तीसरी बात पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा सरेंडर कर दिया, और ऑयल को लेकर बड़ी चर्चा होती है। और साहिल जी, मुझे इसके ऊपर आपको थोड़ा विस्तार से बताना है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लीजिए। सर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज तब होती है जब 26/11 के बाद फोन कॉल आता है और फली मेजर के कहने के बाद भी आप हमला नहीं करते। आज हम सिंदूर भी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज तब होती है जब आप दबाव में आकर मोनसेंटो जैसी कंपनी के लिए जो मॉडिफाइड जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए अपना बाजार खोल देते हैं और किसानों को आंदोलन करके उसको वापस लेना पड़ता है। यूपीए के जमाने में हुआ। पर अब आपने रशिया का बात किया और मैं रशिया के ऊपर, वैसे तो 2 दिन पहले एमईए का स्टेटमेंट बहुत कैटेगोरिकल आया है कि हम सभी के जवाब अभी देंगे तो चर्चा कब करेंगे? जरा पहले एग्रीकल्चर का आप लोग साफ कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ अजय उपाध्याय भी बैठे हुए हैं। रशियन ऑयल पर तो मैं आऊंगा, उस पर तो मुझे अलग से आपसे चर्चा करनी है। पहले जरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बातें साफ कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा इस बात को लेकर उठ रहा था शहजाद कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि ये जो साझा स्टेटमेंट है ना, वो मैं पढ़ रहा था। उसकी पहली लाइन, जो पहला हिस्सा है, जो अलग अलग उसमें बिंदु रखे गए हैं, उसका पहला हिस्सा मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उसमें साफ शब्दों में यह साझा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया विल एलिमिनेट, खत्म कर देगा या रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यह पहली लाइन उसका बताता है, और इसी के वजह से बार बार यह सवाल खड़ा होता है। शहजाद, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन जरा अजय उपाध्याय आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे चाहिए। एक मिनट आता हूं शहजाद, लेकिन नहीं आता हूं आपके पास उस पर। लेकिन अजय उपाध्याय, पहले मुझे आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है भारत के तरफ से, ठीक है, और उन्होंने फहरिस्त गिनवाई है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में जाएंगे, उन पर 0% टैरिफ लगेगा, 0 टैरिफ लगेगा। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, जिसमें तमाम मसाले हैं, चाय कॉफी है, कोकोनट ऑयल है, नट्स है, काजू है, फल है, सब्जियां हैं, मशरूम्स हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं, उसके साथ साथ जैविक ड्रग्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है। जितने सेक्टर्स जो खास करके भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, उनमें से ज्यादातर सेक्टर्स में हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स पर हम देख रहे हैं, 0 टैरिफ की घोषणा पीयूष गोयल यहां पर कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको लगता है कि सरेंडर है, और लगता है तो क्यों लगता है? साहिल भाई, पहले तो मुझे लगता है कि अब तो सब साफ हो गया है। अब यहाँ कोई बहाना बनाए, कोई कहानी बनाए, कोई दिखावा करे और कोई झूठ यहाँ प्रचार करे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा कुछ भी। आज स्पष्ट हो गया, सुबह जब वो साइन हुआ और जो ज्वाइंट बयान आया है, संयुक्त बयान, उसमें मोदी जी के कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया है ट्रंप ने, और कट्टा लगा करके हमारे किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। देश के एमएसएमई छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको बर्बाद करने का ये एक तरह से संयुक्त बयान साइन कराया गया। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल और अडानी फाइल को बचाने और उसमें राहत लेने की बात चल रही थी, अब तो स्पष्ट हो गया कि इस दोनों के कारण ट्रंप साहब से को अपने मोगेम्बो को खुश करने के लिए मोदी जी ने देश के साथ गद्दारी की। और गद्दारी कैसे है? आराम से बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीच में आप भी नहीं बोलेंगे। अब कैसे किया है स्पष्ट दिखता है। भारत रूस से आयात कोई भी तेल नहीं करेगा। यदि करेगा, लिखित में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदता है यदि भारत, 25% का दोबारा से जुर्माना लगाया जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशन है, संयुक्त बयान में साफ लिखित में है। इसके बाद भी यदि कोई चश्मा लगा रखा है और अंधभक्ति कर रहा है, तो मुझे लगता है वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है। मोदी जी की भक्ति जितनी करनी हो कर ले। अजय उपाध्याय, दूसरी बात मैंने शहजाद से कही थी वो मैं आपको कहना चाहता हूं। एक सेकंड अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड प्लीज।
जरा रशियन ऑयल पर हम आएंगे क्योंकि उस पर मुझे भी सवाल पूछने हैं और मेरे साथ में मेरे सहयोगी भी है, वो हाँ, भी उस पर बात करेंगे। जरा पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात साफ कर देते हैं ना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चिंता किसानों की हो रही थी। मैंने पूरा एक आपको लिस्ट पढ़ा के सुना दिया कि जिसमें 0% टैरिफ लगेगा भारतीय प्रोडक्ट्स पर, उससे किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा, उसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि सरेंडर किया है, वो मुद्दा पहले जरा साफ कर लेते हैं, फिर रशियन ऑयल पर भी आएंगे। है हमारे पास एक एक करके मैं एक एक करके जवाब देना चाह रहा हूं, एक एक करके जवाब ले लीजिए। भारतीय किसानों के की पूरी जो भविष्य की संभावनाएं थी, उस संभावनाओं को कैसे बर्बाद किया, उसमें ऑन रिकॉर्ड अब तो लिखित में ये स्टेटमेंट अब बयान के साथ आ गया, स्पष्ट हो गया कि कैसे आपके जो प्रोडक्ट होंगे उस पर जब अमेरिकन मार्केट में जाएगा तो उस पर आपको कोई टैरिफ शुल्क नहीं लगा सकते आप, उनके जो आएंगे वो जीरो पर आएंगे, जीरो शुल्क पर, ये तो लिखित में आ गया है। और जब जीरो में आएंगे तो वहां के जो किसान हैं जिनको 65 लाख से लेकर 2.25 करोड़ तक का जो है उनको जो है दिया जाता है सब्सिडी, हमारे किसानों को मात्र 6,000 रुपया, उसमें भी बहुत सारी चीजें बढ़ा दी गई है। क्या अमेरिका के किसान से भारत का किसान, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट से भारत के डेयरी प्रोडक्ट जो मध्यम वर्गीय हमारा छोटा छोटा किसान है वो कंपीट कर पाएगा? क्या भारत के मार्केट में इन सामानों के लिए जो है, जो अभी से ही परेशान है हमारा किसान, आगे उसके साथ क्या होगा जब लिखित में आपने डाल दिया कि शून्य शुल्क पर जो है भारत में एंट्री होगी? किसानों के जो ऑलरेडी उसकी जो हालात है इस सेक्टर में 45% लगभग आज भी हमारे देश की जो है लोग जो है लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से रोजगार पाते हैं। डेयरी सेक्टर की बात सिर्फ कर ली जाए, 5% हमारा इस देश का इनकम उससे आता है, 8 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। छोटे घर में 1-2 गाय भैंस लेकर के जो है और उससे जो है वो अपना उपार्जन करते हैं, उनके साथ क्या होने वाला है आप समझ लीजिए। यदि ऐसी एक वाक्य, केवल एक वाक्य, 10 सेकंड लास्ट, चलिए ये अमेरिका में भारत का आयात 3 गुना जो पहले होता था उससे 3 गुना इस पूरे डील के साथ हो रहा है। आयात पर हमारा जो सरप्लस एक तरह से पोजीशन था, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है जब कंपटीशन होगा, हमारा कहां कंपीट, जब कंपटीशन होगा, पहले से ही भारत के किसानों को यह समस्या रही है कि उनका जो खर्च होता है उन प्रोडक्ट्स को लाने में, बनाने में, वो खर्च के मुकाबले उन्हें उतना परतावा नहीं मिल पाता, उतने पैसे नहीं मिल पाते और इसीलिए उनके लिए वो महंगा साबित होता है। और इस पर हम जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ है वीएम सिंह जी, उनके पास जाएंगे। लेकिन शहजाद जरा पॉलिटिकल जवाब सबसे पहले दे दीजिएगा। जो लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई साझा स्टेटमेंट की, जिसमें अमेरिका और भारत का साझा स्टेटमेंट ये दावा कर रहा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और यही खतरा था जिसके वजह से प्रधानमंत्री कहते थे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छा, यही लाइन की वजह से। अब मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं, आपका भी और अजय उपाध्याय जी का भी, थोड़ा पेशेंस के साथ। टैरिफ एक मिक्स्ड बैग ऑफ रेट्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसको कम करने से मार्केट में एक्सेस मिलता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं, मैं इधर हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। एप्स्टीन फाइल में वैसे सोनिया और राहुल गांधी का भी नाम है, तो सोनिया राहुल गांधी जवाब दे दे उस पे। मोदी जी का नाम किस संदर्भ में है वो तो सबने देख लिया है, उसमें कोई ना मुलाकात है, ना कोई मीटिंग है, ना मेल है। अजय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं, अजय जी प्लीज, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं, साहिल जी अभी बीच में नहीं, अजय उपाध्याय जी बीच में नहीं, प्लीज, अब आप नहीं रोक रहे, ये पब्लिक डोमेन में अजय उपाध्याय प्लीज बीच में नहीं होगा। आपने भी एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया, वो चुप बैठे थे, आपको भी जरा सुनना पड़ेगा अजय उपाध्याय, उनको जवाब खत्म करने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, जरा उनको शांत करिए। साहिल जी ये ठीक नहीं है, साहिल जी ये ठीक नहीं है जो कर रहे हैं वो। जरा अजय जी को प्लीज शांत करिएगा। शहजाद आपकी बात खत्म करिए जी। साहिल जी ऐसा है कि अगर वो कोई फाइल में जाना है तो अहमद पटेल से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किस किस का नाम है उसके ऊपर पहले कांग्रेस स्पष्टीकरण दे दे। वो मुद्दा नहीं है आज, मुद्दा ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमने टैरिफ रिड्यूस करवाया है। टेक्सटाइल पर 59%, आज 18% तमिलनाडु को फायदा, कांग्रेस का विरोध। निटेड अपैरल 63% से आज 18%, तमिलनाडु को फायदा, पंजाब को फायदा, कांग्रेस का विरोध। वोवन अपैरल 60% से लेकर अब 18 का होगा, उसमें गुजरात और दिल्ली को फायदा, कांग्रेस का विरोध। कारपेट में 50% से ज्यादा, आज 18%, उसमें बदोही जयपुर का फायदा, कांग्रेस का विरोध। ऐसे मैंने कई आइटम गिना दिया, परंतु मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है। अब अजय उपाध्याय ने बोला कि कई, मेरा सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। सर 10 सेकंड शहजाद जी पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपका सवाल बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं दूंगा। एक सवाल पूछ लीजिए
पहले उसका जवाब दीजिए, फिर आपका सवाल पूछिए प्लीज। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहिल, प्लीज मेरे फ्लो को मत तोड़िए, आई रिक्वेस्ट। सर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं देता, क्या सवाल है? हर कोई अपनी अपनी बात ऊपर ऊपर घुमा घुमा के कह रहा है। मैंने जो पूछा स्पेसिफिक उसका जवाब दीजिए ना पहले। आप बोलिए ना, मैंने स्पेसिफिकली आपका जवाब दिया, आप बताइए क्या था आपका सवाल, फिर से बताइए। नहीं मैंने पूछा आपसे, मैंने आपको लाइन पढ़ के बताई, स्पेसिफिक मैंने लाइन उसी पढ़ का के बताई, जवाब इसका दिया है मतलब क्या पहले होता है। वाक्य में। अच्छा, और चलिए मैं नहीं फिर से उसके दोहराता साथ साथ नहीं, मैंने उसके साथ साथ ये भी पूछा, मैंने उसके साथ साथ ये भी पूछा था कि इसी बात का डर था, इसी बात का डर था, अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत की का बाजार अगर खुला करेंगे तो यहाँ के किसानों को दिक्कत होगी, इसी बात का डर था। अब सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ और फिर मुझे 5 सेकंड एक सवाल उनसे पूछने दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, प्लीज साहिल जी प्लीज, स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि इस शब्द को जिस प्रकार से आप इंटरप्रेट कर रहे हो जॉइंट स्टेटमेंट को, उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि टैरिफ्स प्लस नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों देश जब कम करते हैं, पर उसके अंदर साफ एक चीज है कि एग्रीकल्चर में ना कोई क्रॉप्स, ना कोई डेयरी प्रोडक्ट, ना कोई स्पाइस, ना कोई वेजिटेबल्स, चाहे वो कैंड हो या कुछ हो, वो भारत में किसी भी रूप में नहीं आ रहा है। परंतु सुनिए, आप मेरी बात सुनने दीजिए साहिल जी, आप मेरी बात आने दीजिए, आप उनको मत करने। मैं सुन रहे एक सेकंड, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। उपाध्याय जी आपके पास आएंगे, जवाब देने का मौका मिलेगा। शहजाद को खत्म करने दीजिए, बीएम सिंह भी इंतजार कर रहे हैं, जरा प्लीज। साहिल, अभी कांग्रेस के बुद्धिमान प्रवक्ता ने बोला कि एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें 0% पे आएगी। अब साहिल जी उनको बचाने का कोई प्रयास यहाँ पे ना करे, 5 आइटम बता दो, क्रॉप्स 5 जो 0% पे आने वाले भारत में। अजय उपाध्याय जी से पूछ लीजिए, पूछ लीजिए स्पेसिफिक। अरे बता दीजिए ना, बता दीजिए, नाम बताइए कौन से क्रॉप 0% बर्बाद होने जा रही है, बताइए तो। हो गया साहिल जी, ये तरीका गलत है, स्पेसिफिक पूछिए उनसे। साहिल जी मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ, तथ्यों पर बात हो। साहिल जी मैं तथ्यों पर स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ, मेरी अपेक्षा है। एक मिनट उसको जवाब देने दीजिए शहजाद, एक मिनट शहजाद, एक मिनट, एक सेकंड। मेरा सवाल हुआ नहीं, उन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू किया। मेरा सवाल हुआ नहीं, वो डिस्टर्ब करना शुरू कर गए। साहिल मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना स्टेटमेंट। अरे ऐसे कुछ सुनाई नहीं देगा शहजाद, एक सेकंड मैं आपका सवाल ठीक से रख। अरे एक सेकंड शहजाद प्लीज, एक सेकंड। अजय उपाध्याय जी स्पेसिफिक जवाब चाहिए। आप जब ये कह रहे हैं कि अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत के भीतर आएंगे और उसके वजह से भारत के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया है कि भारत में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अमेरिकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा है, इसीलिए किसानों को जो कंपटीशन होगा उससे नुकसान होगा, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 0% टैरिफ लगेगा, जो जानकारी आपके पास है, ये सवाल वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जो उपाध्याय जवाब उसमें साहिल जी स्पष्ट तौर पे जब लिखित में ही आ गया कि जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे, ये कहां लिखा है कि कौन से आएंगे और कौन नहीं आएंगे? 5 में सब चीज आएंगे। जो उनके पास सरप्लस है वो हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं, हमारे किसानों के भविष्य को खत्म कर देना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट कर दिया। और भारत सरकार मोदी जी के साथ हो गए, मोदी जी ने, अरे कोई मक्का आएगा, सोयाबीन आएगा, कटन आएगा, कटन 15% चलिए मार्केट में, ऐसा कोई सामान नहीं बताइए। अभी भी प्रोडक्ट आएंगे। चलिए एक मिनट बीएम सिंह जी जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिएगा। ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी, ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी। कुल मिलाकर अभी तक इसके फाइनल पॉइंट्स बनना बाकी है जो मार्च महीने के भीतर आएंगे। उसके बाद एक बार फिर हम सरकार को पूछेंगे कि भाई कैसे कंपीट करेंगे। आज की स्थिति में तो सिर्फ जो साझा स्टेटमेंट है और जो सरकार का स्टेटमेंट है उसके आधार पर बातचीत चल रही है। लेकिन वीएम सिंह जी, आपने जो साझा स्टेटमेंट देखा हुआ है, वो पीयूष गोयल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो देखने के बाद, और खास करके ये बड़ा आर्ग्यूमेंट कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स अगर भारत में आए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो कंपटीशन काफी मुश्किल होगा। इस बात से आप कितना, आपको लगता है कि यह बात कितनी सही है, और क्या सचमुच में मुश्किल होगा? क्या डरने की जरूरत है हमें अमेरिकी प्रोडक्ट्स? पहली चीज तो हम साहिल डरने की जरूर है। पहली चीज तो यह है कि जो $500 बिलियन का जो हम लोग लेके आएंगे, यहां से बाहर से लेके आएंगे, वो क्या लाएंगे? जो आज तक जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जा रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, उससे डेयरी में ही घुसेंगे। बेशक इन्होंने कह दिया है, आपको याद होगा आरसेप जब था 1918 की बात है, 17-18 में जब मोदी जी गए थे, सिंगापुर गए थे, उन्होंने कहा था कि आरसेप के अंदर जो है हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत फायदा हो जाएगा देश को। डेयरी प्रोडक्ट्स की पूरी बात थी, पूरा देश खड़ा हो गया था, उनको वापस आना पड़ा था। वहीं पर ही जब यहां पर जो मोदी जी गए थे पिछले साल,
आज तो गए नहीं, 2 फरवरी को गए थे और 13 फरवरी 14 फरवरी को उनकी वहां मीटिंग हुई थी, वापस आए थे। तब भी उन्होंने कहा था नहीं, किसानों को डरने की बात नहीं है। हकीकत यह है कि 86% देश के जो किसान हैं आज, उनकी जोत छोटी है और वो निर्भय होते हैं पशुपालन के ऊपर। अगर डेयरी इफेक्ट नहीं होगा, आज डेयरी अगर इफेक्ट हो जाएगा तो बिल्कुल मर जाएगा किसान। और या तो एक काम करें ना, जिस समय इनका डील तो बाद में हुआ है, साइन हुआ है नहीं हुआ है, जो भी बाद में हुआ है, पहले तो एक तरफा चल रहा था, जो ट्रंप कहे वही सही, ना खाता ना भाई। इनका यही हाल चल रहा था। ट्रंप ने कह दिया, पहले उसने कहा इसमें 10% होगा, फिर 26% होगा, फिर 25 कर दिया, 25 पेनल्टी कर दिया, अब 18 कर दिया। अब उसके इमीडिएटली बाद उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, जो हमारे मंत्री के बराबर होते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे एग्रीकल्चरल फार्मर्स को बहुत फायदा होगा इस डील से, अगर होता है तो। हमारे एग्रीकल्चर मंत्री जी कहां हैं? किसको मालूम है पीयूष गोयल क्या है देहात में? किसको मालूम है कि कॉमर्स मिनिस्टर क्या होता है? हमारे कृषि मंत्री जी कहां हैं? अभी भी क्यों नहीं हमें विश्वास में ले सकते, हमें बता सकते? लगता है 86% घूम फिरा कर मुद्दा यहीं पर आ जाता है कि ये कंपटीशन से हमें डरना चाहिए कहीं ना कहीं। अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे तो बहुत ज्यादा है। अभी आप देखेंगे अमेरिकी किसानों को होगा, हमारे किसानों को उतना उस यील्ड का उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। पहले भी आपको पता है कि एमएसपी को लेकर कितने आंदोलन हो चुके हैं कि भाई इतने पैसे हमको मिलने चाहिए। एक चीज और है, अभी ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनके लिस्ट में आ रहा है, वो तो आ रहा है ना, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसमें कौन सा वेजिटेबल कौन सा फ्रूट नहीं है, पर उसमें इसमें तो पूरा जल्दी से जवाब, उसके बाद जरा रशियन ऑयल पर भी चर्चा करेंगे। सब्जियों का दायरा खुल जाएगा। वीएम सिंह जी जवाब सुन लेते हैं। सिंह जी की बात सुनिए। ठीक है, नहीं रशियन ऑयल की बात है वो आप लोग करें। आपने एग्रीकल्चर मुझसे पूछा, मैं वही बता रहा हूँ आपको केवल। साहिल जी मैं जवाब दे सकता हूँ आपकी अनुमति से? जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं वीएम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। हालांकि उनको ऑल इंडिया किसान सभा के संगठन से कन्वीनर के रूप से निकाल दिया गया था। उनके पॉलिटिकल लिंक्स रहे, मैं उस पर कोई हस्तक्षेप, मुझे कोई आक्षेप भी नहीं है। रह सकते, पॉलिटिकल लिंक्स रहने भी चाहिए, सबके कोई निष्पक्ष हो ये जरूरी नहीं है, वो रहे, परंतु कम से कम फैक्ट्स के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आरसेप में जाने का प्रयास सबसे पहले आनंद शर्मा ने किया, जो कि एक प्रकार से इंडिया चाइना की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी, क्योंकि और कोई देश का तो वहां पे कोई ज्यादा था नहीं स्टेक, और उसमें से हटने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरी बात, डेयरी में कोई रिलीफ नहीं दी गई है, डेयरी प्रोटेक्टेड है फुल्ली, ये बात स्पष्ट कर दी गई है, फिर भी ये कहा जा रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने संभवतः आज तक से भी बात की है, सारे चैनलों से बात की है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोटेक्टेड भी है और क्या फायदा। एक जल्दी से क्लैरिफिकेशन, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है शहजाद? प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, जरा वो जरा क्लैरिटी में समझा दीजिएगा। मैं आपको समझाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट से कई सारे गुड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहले से आते हैं, जैसे कि कई सारे नट्स जो भारत में शायद उगते नहीं है या कोई एलिट क्लास के लोग खाते हैं, या कुछ प्रकार के और भी फ्रूट्स जो बहुत कम कंज्यूम होते हैं या जो यहाँ पर भारत में ज्यादा उगते नहीं है, वो कांग्रेस के जमाने से आते। पूछ लीजिए वीएम सिंह जी से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अगर वो आ रहे हैं, पर सामने हमारे यूरोप और अमेरिका में अब इतना बड़ा मार्केट हमारे पोल्ट्री के लिए, हमारे फिशरीज के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे टेक्सटाइल के लिए खुला है, तो क्या वीएम सिंह इनके खिलाफ है? देखिए, वीएम सिंह बहुत संपन्न व्यक्ति है, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था एक समय पर 600 जरा प्रोटेक्टेड का मतलब समझाइए ना। वीएम सिंह जी से सवाल पूछेंगे, प्रोटेक्टेड होगा का क्या मतलब है? डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड होंगे, इसका मतलब क्या है? ये मुझसे सवाल है? जी आपसे सवाल है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोटेक्टेड होने का मतलब ये है कि भारत में जिस प्रकार से हम लोग एक टैरिफ रखते हैं जिससे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करे, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड रहे, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके अपना माल, वो स्थिति बनी रहेगी। और मैंने आपको पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई है, चाहे वो स्टेपल ग्रेन्स हो, नहीं, प्रोटेक्टेड का मतलब ये भी होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब ये भी होता है कि जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, उस पर दुगना तारीफ लगेगा, उन पर इतना तारीफ लगेगा कि वो भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो आप ये वादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भारत के बाजार में एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब प्रोटेक्शन होता है क्या? यही कहने की आप कोशिश कर रहे हैं? ये अगर आप आज पीयूष गोयल जी की बातें सुन लेते ध्यान पूर्वक, तो उन्होंने केवल डेयरी की नहीं, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स, चाहे कैंड, फ्रोजन, प्रिजर्व्ड हो, स्पाइसेस और ज्यादातर फ्रूट्स और स्टेपल क्रॉप्स, सबके लिए हमने प्रोटेक्ट करके रखा है। इसका मतलब अर्थात उनको एंट्री नहीं, खत्म। सुन रहे हैं आप, प्रोटेक्टेड है, फिर डर काहे का?
प्रोटेक्टेड है, फिर डर काहे का? इसमें साहिल भाई मैं एक चीज कहूंगा, सुरक्षित अगर है, प्रोटेक्टेड जैसे आपने कहा है, किसके कहने पर है? आपके ऊपर आपका कितना दबाव है कि ट्रंप इसको चेंज नहीं करेगा? जब चेंज करेगा आप कहोगे हम क्या कर सकते हैं। आज $500 बिलियन जो है उसको आप इंपोर्ट जो करोगे वो कहां से इंपोर्ट करोगे? इसी सेक्टर से करोगे ना। उस समय आप हाथ खड़े कर दोगे, पीछे भी आपने हाथ खड़े कर दिए थे एक्सपर्ट के रूप में लाए हो। जब पेनल्टी लग गई थी $500 बिलियन तब का उसमें बड़ा सीधा है। हमें चाहिए कि अगर हमें एक सेकंड वीएम जी, सॉरी या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल लूं, एक जगह बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सम्मानित है, पर वीएम सिंह जी आपने ड्राफ्ट पढ़ा भी है। $500 बिलियन 5 वर्षों में इंपोर्ट्स, वो भी एनर्जी प्रोडक्ट्स है, उसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं। आप बोले एग्रीकल्चर के $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे इस देश में, और आपको तब चिंता नहीं थी जब कांग्रेस, आपकी फेवरेट सरकार, मोनसेंटो के टोटल अमाउंट जो आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू ला रही थी, तब आप किसान नेता कहां थे? आपको तो मैं बहुत सम्मान दे रहा हूं, पर आप कहां थे? पर मैंने उसका आप इसको एक तरफ अलग से लेके जा रहे हो। आपको फैक्ट्स भी नहीं मालूम है। अभी भी देखो, अभी भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, किसान सभा कांग्रेस के होते हैं। ये बात छोड़ दीजिए ना, तो मैं हमें करना ही नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अगर हमें गारंटी मिल जाती है, एक बात तो समझ में आ रही है, मिल जाती है प्रधानमंत्री से कि ये ऐसा नहीं होगा। एक बात तो समझ में आ रही है कि आज की स्थिति में सरकार के तरफ से वादा किया जा रहा है कि प्रोटेक्टेड होंगे, और जो पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र यहां पर शहजाद पूनावाला कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है कि प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन इस बात की क्लैरिटी मिलना बाकी है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर कितना टैरिफ भारत की तरफ से लगाया जाएगा। अगर वो भारत में आएंगे तो क्या पहले की तरह उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होगी, और उसके वजह से भारत के किसान क्या सचमुच में प्रोटेक्टेड? हालांकि जो मार्च महीने में उसके फाइनल डिटेल्स आएंगे तब ये बातें साफ हो पाएगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा रशियन ऑयल का, प्रणय उपाध्याय, आपने कई दिनों से ट्रैक किया हुआ है। पिछले साल भर में रशिया से जब हम ऑयल खरीद रहे थे तब दो बातें कही जा रही थी। एक, रशिया का ऑयल हमें डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, इसीलिए दुनिया चाहे जो भी कहे, जयशंकर छाती ठोक कर यूरोप जाकर कहते थे कि भाई आप खरीदते तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। दुनिया चाहे जो भी कहे, हम भारत के पक्ष में डिस्काउंट रेट में रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, रूपी रूबल ट्रेड हमको बढ़ाना है ताकि डॉलर का दबदबा हम कम कर सके। ये भी बातें दबे शब्दों में बार बार कही जा रही थी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। जनवरी 2026 में 251 हमारा जो इंपोर्ट है 251 टन पर डे हमारा हो गया है, जो एक वक्त पे 518 मिलियन टन तक हमारा था डेली जो इंपोर्ट हमारा हुआ करता था। ये कम क्यों हुआ है? क्या कारण आपको लगता है? किस तरीके से इस इंडो यूएस डील का इंपैक्ट इस रशियन ऑयल पर हुआ है? क्योंकि टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ में रशियन ऑयल के इंपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ हुआ करता था। साहिल, मैं आपके इस रशियन ऑयल के सवाल का जवाब दूं उसके पहले जरा इस पृष्ठभूमि पे भी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि सबसे पहले तो ये ट्रेड डील की नौबत आई क्यों। अमेरिका और भारत के बीच में करीब $50 अरब का ट्रेड डेफिसिट था, और अमेरिका इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की जिद के ऊपर अड़ा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, इसके बिना बात नहीं होगी, और वो टैरिफ बढ़ते बढ़ते पहले 25% था और फिर बाद में 50% हो गया। अमेरिका चूंकि आयात के ऊपर ये शुल्क लगाता है, टैरिफ मींस अमेरिका में आयात होने वाली वस्तु के ऊपर कर लगाया जाएगा, जिसे अमेरिकी इंपोर्टर्स को भुगतान करना पड़ेगा। ये आपके लिए, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को कम करता है। इस पृष्ठभूमि के अंदर ये टैरिफ की स्थिति हुई है, और इस स्थिति के अंदर अगर नेगोशिएशन के अंदर, क्योंकि किसी भी कारोबार में लेन देन होता है, जैसा आपने भी कहा कि डील तभी फायदेमंद होती है जब वो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को पोसाए, दोनों के लिए वो दोनों को परवरना है। ठीक है, इस स्थिति के अंदर हुई। और आज हम इस ट्रेड डील के ऊपर आए। जहां तक रशियन ऑयल का सवाल है, रशियन ऑयल के सवाल से पहले में बीएम सिंह साहब ने और जो शहजाद ने भी कहा, मुझे लगता है कि दोनों ही थोड़ा सा ऑफ मार्क थे इसके अंदर। ये $500 अरब का जो फिगर है ना साहिल, ये $500 अरब का फिगर एक ट्रेड एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि हम बायलैटरल ट्रेड को, जिसके अंदर आपका कंप्लीट ट्रेड आता है, ना वो केवल एनर्जी तक सीमित है, ना वो केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तक सीमित है, वो पूरा बायलैटरल ट्रेड है। 3-4 सेक्टर्स है उसमें, 3-4 सेक्टर्स का जिक्र है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों है। इसलिए वो एक एम्बिशियस टारगेट हमने रखा है। वैसे बहुत सारे देशों के साथ हमारे टारगेट है कि हम कहीं 2000 बिलियन करना चाहते हैं, कहीं 500 बिलियन करना चाहते हैं। वो पोटेंशियल को देखते हुए तय किया गया है, वो केवल टारगेट है। दूसरी चीज ये कि रशियन ऑयल ट्रेड हमने क्यों बढ़ाया और क्यों कम किया। अब
किन परिस्थितियों के अंदर भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, क्योंकि 2022 से पहले भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन कम तेल खरीद रहा था। कारण क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें तय करती हैं कि भारत कहां से खरीदेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया गया था, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाया था, अमेरिका जो पश्चिमी देशों की जिद थी या उनका आग्रह था कि रूस का तेल बाजार में कॉम्पिटिटिव कीमत पर न बिके, कम कीमत पर रूस को बेचना पड़े और उसके बाद रूस को घाटा हो, इस मंशा से बेचा गया था। लेकिन भारत जो कि करीब करीब 2 अरब जो करीब 20 करोड़ मीट्रिक टन जो है वो आयात करता है प्रति माह, और इसलिए भारत की बड़ी मांग को देखते हुए भारत ने ये नेगोशिएट भी किया और भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया उस डिस्काउंट के साथ। लेकिन ये बात हम तब कर रहे हैं जब जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमतें करीब 100 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी। अब $100 प्रति बैरल के ऊपर आपके लिए छोटा मार्जिन, जो छोटा डिस्काउंट भी बड़े मायने रखता था 5% का, लेकिन आज की स्थिति में वो 5% या 7% का जो मार्जिन है वो घट के आ गया है $5 या $3 के ऊपर, और उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रशिया देता है तो आपको 7 या 8 कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। कुल मिलाकर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अरविंद पानीग्राही भी वही कहने की पानगरिया भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अभी कोई फर्क नहीं रह गया है, लेकिन ये बात अलग है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात क्यों है कि अमेरिका ने जब धमकी देना शुरू किया उसके बाद ही इस तरीके की चीजें होना शुरू हुआ है। जो कीमतों की आप बात कर रहे हैं तो वो पिछले 7-8 महीने से कम होती जा रही है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तब तो हम जिद पर थे कि भाई रुपया रूबल का हमें ट्रेड बढ़ाना है। आज की स्थिति में देखिए, रुपए रूबल का ट्रेड बढ़ाना है, हमको अल्टरनेटिव करेंसीज के ऊपर देखना है। कई जगह पे हम अभी भी ईरान के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर जो है बार्टर डील्स भी हुई कई जगह। ऑयल के बदले में जो है चावल, इसका इस फॉर्मेट में भी हमने ईरान के साथ में ट्रेड किया क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे। देखिए, अल्टीमेटली बाजार के अंदर आप खरीद या फरोख्त करने जा रहे हैं साहिल, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने को किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आप अपने आप को सैंक्शंस में तो नहीं डालेंगे ना, और वहां पर सैंक्शंस की स्थिति है। ठीक है, लेकिन जीरो ट्रेड नहीं, कहीं ना कहीं 2 कदम आगे 2 कदम पीछे यही व्यवहार कहीं ना कहीं करना होगा। उसमें पूरी तरीके से सरेंडर भी नहीं होगा और पूरी तरीके से जीत भी नहीं होगी। हर किसी को, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, पिंच ऑफ सॉल्ट, उस तरीके से लेना पड़ेगा। तो जल्दी से ना तो हमें परपेचुअली पुष्पा मोड में रहना है कि झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा भाई? अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियां हैं तो आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं। कई बॉल ऐसी शहजाद बना कर रहे हैं, पीछे देके खेलना पड़ता है। शहजाद कह रहे हैं कि ना झुकेगा ना झुका है। शहजाद तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। डील हुई है तो इसका मतलब कोई ना कोई समझौता, जब शब्द ही समझौता है तो कुछ हमने दिया है, कुछ उन्होंने दिया है और एक सहमति का बिंदु बना है। प्रणय जी केवल 40 सेकंड जल्दी शहजाद, आपकी सहयोगी निशा चौधरी के पास भी मुझे जाना है। मैं माफी चाहता हूँ। 2013 से पहले हम लोग रशिया से कोई तेल नहीं खरीदते थे। हम ज्यादातर तेल ईरान, सऊदी, यूएई, वेनेजुएला इससे खरीदते थे क्योंकि वहां पे ब्रेंट के मुकाबले में सस्ता मिलता था या ब्रेंट के रेट पे मिलता था। सप्लाई एश्योर्ड थी, प्राइस कम था। फिर उसके बाद 2022 में जब यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो ब्रेंट के रेट के मुकाबले हमें रशियन ऑयल पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने लगा। हमने किसी की नहीं सुनी, हमें जहां लगा कि हमारा फायदा नेशनल इंटरेस्ट है वहां से हमने खरीदना शुरू किया, जिससे कि 26 लाख करोड़ हमने बचाए। तब कांग्रेस विरोध करती थी, बोलती थी रशिया के खिलाफ आप जाकर यूनाइटेड नेशन में वोट कीजिए और यूक्रेन के साथ खड़े रहिए, छोड़ देते उस बात को। पर अब मैं आपको केवल 2 रेट बताना चाहता हूँ। 2024 रशिया का तेल $67 पर बैरल, ब्रेंट का रेट $79 और वेनेजुएला का $65 प्रति बैरल। अब उस पे सैंक्शन था 24 तक। अभी 25 का $58 प्रति बैरल रशिया का रेट, ब्रेंट का रेट $68 और वेनेजुएला का रेट हो गया 56। अब आप बताइए कि मैं रशिया की इकोनॉमी को फंड करने के लिए उनसे तेल खरीदूं या मैं अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का हित देखूं? मुझे जहां सस्ता मिलेगा, जहां मेरी सप्लाई अश्योर्ड होगी, मैं वहां पे जाऊंगा। ये कमर्शियल प्रैग्मेटिक नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन स्टेटमेंट और विजन है। इसीलिए कल ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कमर्शियली अजय उपाध्याय, आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट, ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने शहजाद सीधे सीधे दाम रख रहे हैं। तीन विक्रेता है अपने सामने, उस पे जो सस्ता है उससे हम खरीद रहे हैं। शहजाद कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो स्पष्ट उसमें लिखित में आ गया, बयान में आ गया कि यदि आप रसा से खरीदेंगे, धमकाया गया उस बयान में और क्लियर हो गया कि 18% 25% का जुर्माना आप पे लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, इसी वेनेजुएला से और ईरान से इसी सरकार ने उसी अमेरिका के कहने पर रोक लगाई थी ना, इससे पहले याद कीजिए। एकदम 100% यही ट्रम्प और इसी के कारण चाह बाहर से हम भागे थे, इसी कारण भागे है ना। यही ट्रम्प का दबाव था ना। फिर तेल खरीदने की जब बात आई तो उसने जुर्माना लगाया और आप भाग चले। भाई यदि इतनी हिम्मत थी पहले भी हम रहते। ये ट्रेड, ये व्यापार सिर्फ नहीं है, व्यापार के साथ साथ अमेरिका का दबाव है और कहीं ना कहीं आपकी गर्दन ऐसे पकड़ ली गई है।
कि देखिए, आप मैं इसको जो फिर से चाहें फैक्ट चेक करता हूं। नहीं कर सकते, जब तक इसके मैं न फैक्ट चाहूं चेक तब करता तक हूं। आप कुछ नहीं करेंगे। फिर से फैक्ट तो चेक ये करता हूं। कर दीजिए जल्दी से। साहिल जी, फिर रविंद्र सचदेव के पास चलूंगा साहिल जी, मैं। फिर से फैक्ट चेक कर फैक्ट देता चेक है तो कर साहिल जी, दीजिएगा। फिर से चलिए फैक्ट चेक कर देता हूं। साहिल जी 2022 सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, मैं आंकड़ों ये साहिल बीच में जी, मैंने नहीं बोला है आपके भाई साहिल जी, आपने आगे मौका आपको दिया। बोलना है, साहिल जी, ये आपने गलत मौका बात दिया। है। अरे आपको एक मिनट, वो तर्क कुछ नहीं फैक्ट है, चेक करना तो चाहते आपको हैं। तर्क देने के और लिए एक चीज यहाँ मैं भी खड़ा समझना है कि चाहता हूं। ये करे। शहजाद, एक मिनट। रणनीतिक जरा अजय जी एक सफलता मिनट। के साथ अजय जी एक समझौता मिनट। है इस पूरे केस में। अरे एक मिनट, आपने वही मुद्दा आप बार बार कह रहे हैं शहजाद, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक सवाल है। जब ऑयल खरीद रहे थे ना, तब उसके लंबी चौड़ी लिस्ट के कारण दिए जा रहे थे। अभी तो आप सिर्फ प्राइस बता रहे हैं, तब सिर्फ प्राइस कारण नहीं था। आप तब यह भी कह रहे थे कि भाई अल्टरनेटिव करेंसी हमें खड़ी करनी है, हमें किस तरीके से वो दबाव से हटना है, डॉलर की डिपेंडेबिलिटी खत्म करनी है, कैसे हम अमेरिका के सामने खड़े हो रहे हैं। वो सारे आर्ग्यूमेंट्स का क्या हो गया? मुझे लगता है वो कि तो आप वैसे के वैसे ही है ना। सुनिए, अभी आप सर, सिर्फ मुझे दाम गिना रहे हैं कि भाई ये 2 रुपया सस्ता, ये 2 रुपया महंगा है, सर, इसके लिए हम मैं- यहां से नहीं यहां से खरीद रहे हैं। साहिल जी, आप इतने मतलब इतने वाइज और इतने पढ़े लिखे अनुभवी पत्रकार अडानी हैं। फाइल मैं भी है, अडानी मैं फाइल केवल भी है। साहिल जी, क्या यहाँ पे छिछोरों की तरह डिबेट करने गया? अजय जी आप प्लीज खुद बीच में छिछोड़ागिरी कर रहे बीच में। हैं। आप तो खुद छिछोड़ागिरी लगातार सब में बोल रहे हैं। साहिल जी, मैं जो अपनी बोल बात रहा है रखूं। उसके बीच में अरे आप नहीं आ सर। रहे हैं। आपसे साहिल जी, बड़ा अरे छिछोड़ा शब्दों का हो सकता इस्तेमाल, है क्या? शब्दों का इस्तेमाल, दोनों ही लोग। छिछोड़ा कर रहे हैं। भाई आपसे प्लीज, बड़ा छिछोड़ा दो है लोगों क्या? दो लोगों को और बात करनी है। कृपया करके मैं अपनी एक बात दूसरे रखनी पर है। व्यक्तिगत जब टिप्पणी भी डिबेट नहीं, की बात की जाएगी। मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दों पर मैं बात मुद्दे नहीं पर ही करेंगे बात कर रहा हूं। और मैं बोलने का- आई एम स्टिकिंग अराउंड द टॉपिक। प्लीज एक बात तो हमें देखनी होगी कि अभी भी फाइनल पॉइंट्स, आखिरी डील हमारे हाथ आना बाकी है। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना बाकी है। तो 1 महीने का और इंतजार हमें करना होगा, लेकिन उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये डील कहां जा रही है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल